हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने एक नए आर्टिकल के साथ। आज हमें जानना है संसदीय कार्यवाही के बारे में। इससे पहले भी हमने संसदीय कार्यवाही के बारे में पढ़ा, उसमें हमने सत्र वगैरह के बारे में चर्चा की है और संसद भवन के अंदर कैसे-कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी कैटेगरी क्या होती है, वो सब हमने पढ़ा। और ये हमारा संसदीय कार्यवाही का सेकंड वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कि बहुमत क्या होता है और बहुमत के साथ-साथ हमें समझना है प्रस्ताव के बारे में। प्रस्ताव क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं बहुमत क्या होता है। बहुमत का मतलब होता है पार्लियामेंट के अंदर सदस्यों की जो सहमति होती है, उस सहमति को हम कहते हैं बहुमत। अगर एक व्यक्ति आपके पक्ष में है तो कहा जाएगा कि उस व्यक्ति का बहुमत आपके साइड है। तो ये तो एक मेंबर की बात होगी। उसी तरह अब पूरे एक सदन में कितने बहुमत मिल रहे हैं आपको, दूसरे सदन से कितना बहुमत मिल रहा है, तो उसके आधार पर बहुमत की कैटेगरी बनाई गई है कि बहुमत कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुमत में होता है साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और एक पूर्ण बहुमत। ठीक, तो आइए एक एक करके देखते हैं कि कौन सा बहुमत किस प्रकार का होता है, उसके नाम के अनुसार उसकी क्या विशेषता है। तो पहला जो बहुमत है उसको कहा जाता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है? कहा गया है कि उपस्थित सदस्यों में मतदान करने वाले लोगों का जो बहुमत होता है, उस बहुमत को हम कहते हैं साधारण बहुमत। ठीक, इसके कहने का मतलब क्या है कि उपस्थित सदस्यों में, मान लीजिए किसी क्लासरूम में 50 लड़के हैं। ठीक, 50 लड़के उपस्थित हैं और उसमें, ठीक, 50 लड़के उपस्थित हैं, मगर आपने कैटेगरी बना रखी है कि अब एक आपको मॉनिटर चुनना है क्लास के लिए। अब मॉनिटर चुनने के लिए अगर आप सभी बच्चों को कह देंगे तो उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इनके पास अधिक जानकारी नहीं है, यानी उनका जो मानसिक स्तर है वो अच्छा नहीं है। तो आपने सबसे पहले एक एग्ज़ाम कराया। ठीक, एग्ज़ाम कराने के बाद देखा कि कितने लड़कों का 80% आ रहा है। अब आपने कहा कि अब क्लास में जो चुना जाएगा व्यक्ति, उस व्यक्ति को चुनने के लिए केवल वही व्यक्ति अपना मत दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं जिनका नंबर 80% है। जिनका 80% से कम है वो लोग बहुमत यानी चुनाव देने योग्य नहीं है। तो उसी तरह संसद में जो सदस्य रखे जाते हैं उसमें सभी के पास योग्यता नहीं होती कि वो हर समय अपना बहुमत दे सके, हर समय वोटिंग कर सके। उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके सदस्य हैं, संसद के सदस्य कहलाते हैं, मगर उनके पास वोट देने का अधिकार, मत देने का अधिकार हर एक बिंदु पर नहीं होता है, कुछ खास बिंदुओं पर होता है, कभी-कभी नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो केवल बैठ सकते हैं, रह सकते हैं, मगर वोट नहीं दे सकते। जैसे कि आपने सुना होगा महान्यायवादी के बारे में। ठीक, महान्यायवादी संसद में बैठ सकता है मगर वो किसी भी पक्ष में अपना वोट नहीं दे सकता। तो साधारण बहुमत का मतलब है कि कितने भी लोग उपस्थित हों, मगर उसमें जितने लोग वोट दे सकते हैं, उन लोगों का जो वोट होगा उसी को कहा जाएगा साधारण बहुमत। यानी उदाहरण के लिए कहा गया कि मान लीजिए कि किसी लोकसभा में 400 लोग उपस्थित हैं। उपस्थित कितने लोग हैं? 400 लोग हैं। मगर उसमें से केवल 380 लोग ही ऐसे हैं जो वोट देने की योग्यता रखते हैं। तो अब इन 380 लोगों के बेस पर निकाला जाएगा कि उसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 190। 380 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 190। अब 190 में 1 आपको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुमत का मतलब होता है वोट किसके पास अधिक है। तो 50% अगर ये भी है, 50% ये भी है, तो कोई नहीं जीता। किसी को 50% से थोड़ा अधिक होना पड़ेगा। तो 380 का आधा यानी 190 से एक भी ज़्यादा हो गया तो उस व्यक्ति का जो बहुमत होगा उसे साधारण बहुमत कहा जाएगा। यानी कुल सदस्यों में उपस्थित वैसे लोग जो वोट दे सकते हैं, उन सभी वोटों का मतदान किया जाए और हाफ करके एक जोड़ दिया जाए, तो वो जो बहुमत प्राप्त होता है उसे कहा जाता है साधारण बहुमत। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। दूसरा है प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत क्या होता है? प्रभावी बहुमत का मतलब होता है रिक्त पदों को छोड़कर शेष सभी सदस्यों का जो बहुमत होता है उसको हम कहते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत कब निकाला जाता है? यानी अब सीट तो है मगर कुछ व्यक्ति अब्सेंट हो गए, या कुछ सीट ऐसी है कि वो फुल ही फिल नहीं है। जैसे मान लीजिए एक क्लासरूम है,
उस क्लासरूम में मैक्सिमम 60 बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, मगर इस साल 40 बच्चों ने एडमिशन लिया, तो अब 20 सीटें क्या हो गई, खाली हो गई। तो उन 20 सीटों को हटा करके अब जितने लोग बचे उनकी वोटिंग की जाएगी, ठीक। तो उसके आधार पर निकाला जाता है प्रभावी बहुमत। कहा गया है कि रिक्त पदों को छोड़कर अगर कुछ सीटें खाली रह गई हैं तो उन सीटों को छोड़ दीजिए, जितने लोग बचे हैं सभी सदस्यों का बहुमत प्रभावी बहुमत कहलाता है। जैसे लोकसभा में टोटल सीटों की संख्या है 543, कितनी सीटें हैं, 543 सीटें हैं, और उसमें से 33 सीटें खाली हैं जिस पर कोई भी व्यक्ति पदासीन नहीं है। तो बची कितनी सीटें, 510 सीटें बची। अब 510 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 255, और 255 में एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 256। तो इस प्रकार का बहुमत कहलाएगा प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत निकालने के लिए क्या किया जाता है कि जितना पद रिक्त है उस पद को हटा दिया जाता है। साधारण बहुमत में क्या किया जाता है, वैसे लोगों को हटा दिया जाता है जो वोट देने योग्य नहीं है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया अच्छे तरीके से। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है पूर्ण बहुमत। अब पूर्ण बहुमत क्या होता है, पूर्ण का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ओवरऑल, यानी सभी लोगों को लेना है, यानी संसद के कुल सदस्यों का बहुमत पूर्ण बहुमत कहलाता है। यानी टोटल सीट्स कितनी हैं वो देखिए, अब कितने व्यक्ति हैं नहीं है वो सब गया, काम खत्म, ठीक। यानी टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स देखें कि मैक्सिमम आप कितने लोग भर सकते हैं, अधिक से अधिक कितने लोग हो सकते हैं। तो लोकसभा में 243 लोग हो सकते हैं, तो 243 पर अब निकाला जाएगा, अब किसी को हटाना नहीं है। तो 243 है तो 243 का हाफ करेंगे तो 243 का हाफ तो होगा नहीं, तो 242 का हाफ करेंगे तो यानी 272, ठीक। यानी 272 वोट अगर किसी के पास चला गया तो कहा जाएगा कि वह व्यक्ति पूर्ण बहुमत से जीत चुका है, ठीक। यानी कोई प्रस्ताव उसने पारित किया, किसी प्रस्ताव में यदि लोकसभा में 272 मत उसके पक्ष में मिल गए, इसका मतलब कि वो जो प्रस्ताव है पूर्ण बहुमत के साथ पास किया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई बिल जब पास होता है तो अलग अलग नामों से पास होता है, कि साधारण बहुमत से पास हो गया, प्रभावी बहुमत से पास हो गया, पूर्ण बहुमत से पास हो गया। तो पूर्ण बहुमत का मतलब समझ में आया कि टोटल मेंबर्स यानी टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर पार्लियामेंट के जो होंगे उसका हाफ करके एक जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल यानी पूर्ण बहुमत। तो बहुमत की चीज़ें समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं प्रस्ताव के बारे में। प्रस्ताव का मतलब होता है प्रपोजल, ठीक। कि यदि हमने कोई बात कही, तो आपने जैसे कोई एक बात कह दी तो उसके पक्ष में हम भी अपना तर्क रखना चाहेंगे। आप कोई बात कह रहे हैं, अब वो बात सुनने के बाद हमें अच्छी लगी या बुरी लगी, उसके अनुसार हम आपके समक्ष अपनी क्या रखेंगे, भावनाओं को रखेंगे, अपनी सूझबूझ जो हम सोच पा रहे हैं, हमारी थिंकिंग क्या है, आप में क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है, उन सब चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। तो जो चीज़ें हम आपके समक्ष रख रहे हैं तो उसी को कहा जाएगा प्रस्ताव। तो संसद में भी ऐसा होता है कि जब कई सारे बिल पास होते हैं, बजट वगैरह पास होते हैं, तो जो विरोधी पक्ष होता है वो कई प्रकार के क्या पास करता है, प्रस्ताव पारित करता है। और कभी कभी जो होता है सरकार भी प्रस्ताव पारित करती है। तो आइए समझते हैं प्रस्ताव कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रस्ताव 5 प्रकार के हैं, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव और कसौटी प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, अविश्वास प्रस्ताव जो होता है, कहने का मतलब है कि सरकार कोई एक कानून बनाती है, ठीक। कि सरकार ने कोई एक कानून बनाया और वो कानून विरोधी पक्ष को पसंद नहीं आया, या उसके अलावा मंत्री परिषद जो होता है उसी को आप भारत सरकार कहते हैं, उसका कोई एक मेंबर, मान लेते हैं कि जो सड़क परिवहन मंत्री जी हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारा पैसा लगा दिया एक रास्ते के निर्माण में, जो कि बहुत ही कम पैसे में हो सकता था। तो अब हमें ये पता चला कि ये जो व्यक्ति है दिखा रहा है कि इस रास्ते को बनाने में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए, मगर वास्तव में ये जो सड़क है वो 70 या 80 करोड़ के आसपास में बन जानी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 100 या 120 करोड़ की घपलेबाजी हुई। तो इसके लिए जो विरोधी पक्ष है, जो विपक्ष है,
वो एक प्रस्ताव पारित करता है जिसे कहा जाता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक, तो ये अविश्वास प्रस्ताव हमेशा कहाँ से पारित होगा? राज्यसभा से पारित होगा। ठीक, राज्यसभा से पारित हो गया, पारित होने के पश्चात उसे लोकसभा में भी भेजा जाएगा। कहा गया है कि कोई भी नियम, कोई भी कानून हो तब तक मान्य नहीं होता, कोई भी प्रक्रिया तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सहमति न हो। तो लोकसभा से तो मान लेते हैं निंदा प्रस्ताव किसी सदस्य के प्रति पारित कर दिया गया, और यदि लोकसभा में आने के पश्चात केवल 50 सदस्य भी यदि सहमत हो गए कि हाँ आप सही कह रहे हैं, यह व्यक्ति जो है इसने कोई ना कोई करप्शन किया है, कोई ना कोई घोटाला किया है, तो 50 सदस्य यदि उसके सहमति में हो गए तो उस व्यक्ति को मंत्री परिषद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक, तो ये होता है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक, भारत में अविश्वास प्रस्ताव जो है सबसे पहली बार 1963 ईस्वी में पारित किया गया था, और अभी तक वर्तमान में कुल 28 बार अविश्वास प्रस्ताव पारित किए जा चुके हैं। अब अगली ओर बढ़ते हैं, अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। दूसरा जो है प्रस्ताव वो है विश्वास प्रस्ताव। अब कहने का मतलब है कि जब आप अविश्वास प्रस्ताव जारी करते हैं तो अब आपने उधर से अविश्वास प्रस्ताव जारी हो गया, अब आपको भी थोड़ा समय दिया जाएगा, यानी सरकार भी थोड़ा समय लेगी, अपने व्यक्ति से इंट्रोगेट करेगी कि बताओ वास्तव ये लोग आपके ऊपर ये ऐसा ऐसा आरोप लगा रहे हैं, क्या ये बात सत्य है? आप साबित कीजिए कि आपने सही में 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। ठीक, तो उसके बाद वो जो व्यक्ति है वो आ करके पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देता है, हर एक चीज़ सही से विवरण देता है कि देखिए इतने रुपए यहाँ पर एग्जैक्ट खर्च हुए, इतने रुपए एग्जैक्ट यहाँ पर खर्च हुए। तो इस तरह करते करते लगभग 200 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो जब उस व्यक्ति के इन बातों से विरोधी पक्ष जो होता है संतुष्ट हो जाता है तो वो अपना अविश्वास प्रस्ताव वापस कर लेता है। तो इसी को कहा जाता है कि सरकार ने वापस अपना प्रस्ताव जीत लिया है, इसलिए इसको कहा जाता है विश्वास प्रस्ताव। तो मंत्री परिषद की सदस्यता बनाए रखने के लिए वापस आपको क्या पारित कराना पड़ता है? विश्वास प्रस्ताव। अब अगला है निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव क्या होता है? निंदा प्रस्ताव का मतलब होता है यदि सरकार कोई ऐसा नियम कानून बजट वगैरह, कुछ बजट नहीं, नियम कानून बना दे या उसका कोई सदस्य ऐसा काम कर दे जो कि बहुत ही गलत हो, यानी अनैतिक हो, वो मोरल ना हो, ठीक, या उसे जनता को बहुत लाभ ना मिल रहा हो, यानी नुकसान बहुत ज़्यादा है लाभ बहुत कम है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जो विरोधी पक्ष है वो प्रस्ताव जारी करेगा निंदा प्रस्ताव। अगर निंदा प्रस्ताव पारित किया जाता है तो इसका मतलब है कि जो विरोधी पक्ष है या अधिकांश जो जनता है वो सरकार को पसंद नहीं कर रही है। इससे क्या होता है कि सरकार की जो प्रतिष्ठा होती है, जो सम्मान होता है, उसमें कमी महसूस की जाती है। ठीक, इससे सरकार गिर नहीं जाती। ठीक, ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो एक लोग के लिए भी लाया जा सकता है और पूरा का पूरा मंत्री परिषद के लिए भी लाया जा सकता है। अगर ये जारी हो गया तो पूरा मंत्री परिषद हट जाएगा, पूरे भारत सरकार को चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या कहा गया है कि जब निंदा प्रस्ताव पारित होता है तो निंदा प्रस्ताव में सरकार नहीं बदलती, बल्कि उसकी जो मोरालिटी है, उसकी जो प्रतिष्ठा है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है कि फिर से विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ता है, यानी अपने जो नियम कानून है उसमें कुछ परिवर्तन करेगी या कुछ ऐसा करेगी जिससे जो विपक्ष है उससे सरकार पर फिर से भरोसा हो जाए और अपना निंदा प्रस्ताव वापस ले ले। ठीक, तो ये हो गया निंदा प्रस्ताव के बारे में। अगला है धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है कि जब कभी भी नई लोकसभा का गठन होता है, नई लोकसभा का मतलब जब लोकसभा में कार्य करने वाले सदस्यों की अवधि पूर्ण होने वाली होती है, 5 वर्ष पूर्ण होने वाली होती है, तो उससे पहले चुनाव करा लिया जाता है लोकसभा के सदस्यों को। तो पुराने लोकसभा के सदस्य जब जाते हैं और नए लोकसभा के सदस्य आते हैं तो पहली बार राष्ट्रपति उन लोगों को संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं। तो राष्ट्रपति आए, उन्होंने हमें संबोधित किया, हमें बहुत सारी चीज़ें बताई, तो राष्ट्रपति के सम्मान हेतु एक प्रस्ताव जारी किया जाता है जिसे कहा जाता है धन्यवाद प्रस्ताव। ये एक सिंबल होता है राष्ट्रपति के प्रति अपने रिस्पेक्ट को
एक्सप्लेन करने का, ठीक, व्यक्त करने का। तो ये हो गया धन्यवाद प्रस्ताव। उसके बाद आता है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या होता है? कटौती प्रस्ताव, आपको पता है कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा के पास पूरी की पूरी आर्थिक व्यवस्था टिकी होती है, यानी बजट और धन विधेयक, इन दोनों पर पूरा का पूरा अधिकार लोकसभा का होता है। राज्यसभा इसमें किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक, यानी वो नहीं बता, इस पक्ष पर वो कोई मत नहीं दे सकती, कोई सुझाव नहीं दे सकती, पूरा का पूरा अधिकार लोकसभा के पास होता है। अब कहा गया है कि वो कुछ तो नहीं कर सकती, मगर एक काम कर सकती है कि कटौती प्रस्ताव ला सकती है। अब कटौती प्रस्ताव क्या होता है? कटौती प्रस्ताव का मतलब होता है कि बजट में कटौती करना। अब बजट में कटौती करने का मतलब है कि अब भारत सरकार ने क्या कहा कि एक नेशनल हाईवे बनेगा, ठीक, जो कि हमारे जो पूर्वी राज्य हैं, उस पूर्वी राज्य से नेशनल नहीं इंटरनेशनल मार्ग बनेगा कि पूर्वी राज्यों से होते हुए हम एक सड़क ले जाएंगे कहाँ तक, मान लेते हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस तक ले जाएंगे, ठीक, कहाँ तक ले जाएंगे? लाओस तक, जो पूर्वी राज्यों से होते हुए एक देश से दूसरे देश तक आप व्यापार कर सकते हैं, रोडवेज, ठीक, यानी रोड टू रोड आप व्यापार कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकते हैं। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया कि एक बजट पास किया जो कि है 2000 करोड़ का, ठीक, और जबकि विपक्ष जो है वो जानता है कि ये जो काम है वो सरलता से 1200 करोड़ के आसपास में हो जाएगा। तो अब वो जान जाएगा कि सरकार कुछ न कुछ घोटाला करने वाली है, तो इसलिए वो कहेगा कि ये जो बजट आप पारित कर रहे हैं ये बजट सही नहीं है, इस बजट को कम कीजिए, ठीक, इतना बजट नहीं देना चाहिए, इतने बजट में हमें लग रहा है कि आप लोग कुछ और काम करने वाले हैं, ये काम सही नहीं है। या तो सरकार ने कह दिया कि हर सरकारी हॉस्पिटल में हम लोग बेडों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं, एम्बुलेंस वगैरह की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। इस पक्ष में सरकार ने 5000 करोड़ रुपए क्या किए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय को दे दिया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इतना काम करेगा। विपक्ष को लग रहा है कि ये जो राशि है बहुत अधिक है, यानी इसके आधे अमाउंट में भी ये काम पूरे आसानी से हो सकता है। तो उस समय सरकार, जो विरोधी पक्ष होता है, वो कटौती प्रस्ताव लाता है और कहता है कि ये जो बजट की राशि आप दे रहे हैं वो यानी कि कुछ अच्छी नहीं लग रही, कहने का मतलब है कि वो आपत्तिजनक है, तो आप इसे कम कीजिए। तो जब बजट को कम करने के लिए कोई प्रस्ताव जारी किया जाता है तो उसे कहा जाता है कटौती प्रस्ताव, ठीक। अगर कटौती प्रस्ताव यानी 4-5 विषयों पर कहा गया कि इसमें भी कटौती कीजिए, इसमें भी, अगर ये प्रस्ताव पूर्ण रूप से सरकार मान लेती है, कटौती प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो भी इससे सरकार पर एलिगेशन लगता है। एलिगेशन का मतलब कि सरकार ने बातों को मान कैसे लिया। जैसे सरकार ने पहले कहा कि इस संस्था को, स्वास्थ्य मंत्रालय को 5000 करोड़ देना है। अब सरकार ने कैलकुलेशन करने के बाद ही दिया होगा ना। अब बहुत सारे मंत्रालय को उसने क्या कर दिया है, पैसा वगैरह दे दिया है। शिक्षा मंत्रालय को इतना दिया है, स्वास्थ्य मंत्रालय को दिया है, परिवहन मंत्रालय को, यानी अलग अलग मंत्रालयों को उन्होंने अलग अलग राशियाँ प्रदान की है, और सभी राशियों में अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा है और उन्हें कम करना पड़ा। इसका मतलब कि सरकार अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रही है। अगर एकाक में दिक्कत होती तो कोई बात नहीं, 3-4 चीज़ों में एक ही साथ आपने अधिक अमाउंट दे दिया, किसी में 150 करोड़ ज़्यादा दे दिया है, किसी में 200 करोड़ ज़्यादा, किसी में 50 करोड़ ज़्यादा, इसका मतलब कि सरकार अच्छे ढंग से काम नहीं कर रही है। इस स्थिति में भी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ सकता है अगर ज़्यादा चीज़ों में कटौती की गई तब। इससे सरकार की जो योग्यता है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कटौती प्रस्ताव जारी हो जाने से। तो आई होप आपको यानी जितने प्रस्ताव हैं वो, और उसके बाद इधर आपको बहुमत के बारे में, ये दोनों चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें न समझ में आई हो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।